Hello everyone, this is Physics Lectures Kinematics Lecture 21। आज मैं आप लोगों को ग्राफ्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो ग्राफ्स में आगे बढ़ने से पहले तो मैं बोल रहा था कि मैं ग्राफ्स के बारे में बता रहा हूँ। बहुत बार मैं एक टर्म यूज करूँगा, स्लोप। स्लोप क्या होता है वो समझिएगा। स्लोप का मतलब है टैन थीटा। जहाँ पर मान लीजिए क्या है टैन थीटा, कोई लाइन है, कोई कर्व है, कुछ भी है, अगर उसको बनाते हैं इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक, तो वो कर्व कुछ एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। तो उस एंगल के लिए जो टैन का वैल्यू होगा वही होगा उसका स्लोप। जैसे मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल होता है 0 डिग्री। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, टैन 0, और टैन 0 का मान कितना होता है 0, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा 0। कोई दूसरा स्ट्रेट लाइन है, तो देखिए स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर जगह कांस्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि वो हर जगह हर पॉइंट पे एक्स के साथ एंगल सेम बनाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे निकालना है एंगल, यहाँ पे हम एक्स के पैरेलल एक लाइन खींच देंगे, तो ये एंगल निकालेंगे थीटा है, तो इसके लिए कुछ टैन का वैल्यू होगा, टैन 30, टैन 45, टैन 60, जो भी हो वही हो जाएगा इस लाइन का स्लोप। यहाँ पर भी वही एंगल बनेगा, तो स्लोप यहाँ भी वही होगा। यहाँ पर भी वही एंगल बन रहा है थीटा, तो टैन थीटा का वैल्यू वही होगा जो यहाँ पर था, जो यहाँ पर था। तो थ्रू आउट इस लाइन के लिए टैन का वैल्यू यानी कि स्लोप का वैल्यू कांस्टेंट है। ये देखिए लाइन जो है एक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्यूट एंगल बना रहा है। एक्यूट एंगल बना रहा है कि मतलब जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में टैन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो स्लोप पॉजिटिव होगा। यही लाइन अगर ऐसे होता, सपोज कीजिए ऐसे, तो पॉजिटिव एक्स से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल ऑब्ट्यूज बनता। तो एंगल कहाँ होता, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में टैन का मान निगेटिव होता है, तब स्लोप क्या होता, निगेटिव। तीसरा देखिए, मान लीजिए कोई एक कर्व है, ठीक है, हम अब कर्व का जो है स्लोप चेंज होता है, ठीक ना। तो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए हमको इस पॉइंट पे इस कर्व का स्लोप निकालना है, तो जिस पॉइंट पे निकालना है वहाँ पर एक टैंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो टैंजेंट जो एंगल बनाएगा एक्स के साथ, उसके लिए जो टैन का वैल्यू होगा वो होगा स्लोप ऑफ दैट कर्व एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। टैन जो होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, कहने का मतलब कि एंगल जितना ज़्यादा होगा उसके लिए टैन का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। तो देखिए जब कर्व है, तो यहाँ पे बनाए टैन, ये टैंजेंट बनाए, एंगल θ1 बन रहा है, यहाँ पे बनाएंगे θ2 होगा, ठीक है। थोड़ा और आगे बनाएंगे तो θ3। जब जो मैक्सिमम जो ऊपर में पॉइंट है वहाँ पे बनाइएगा टैंजेंट, तो वो एक्स के पैरेलल होगा। तो देखिए यहाँ पर θ1 ज़्यादा होगा, θ2 फिर कम होगा, फिर θ3 और कम होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, और अभी तक एंगल एक्यूट है, ठीक है। इन द फ्रॉम द मेजरमेंट फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो थीटा घट रहा है तो स्लोप भी घटेगा, क्योंकि टैन का वैल्यू घटेगा, तो पहले कुछ ना कुछ रहेगा, धीरे धीरे स्लोप घटेगा, फिर 0 हो जाएगा। फिर अब इस पार्ट ऑफ द कर्व के लिए सोचिएगा, तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो केवल मैग्नीट्यूड के लिए सोचिएगा, तो ये एंगल बन रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो एंगल है, ये टैंजेंट को पीछे बढ़ाएंगे तो एंगल ये बनेगा, ठीक है। तो और नीचे आएंगे तो टैंजेंट बनेगा, एंगल ये होगा, फिर ये होगा, ठीक है। तो पहले वो टैन का वैल्यू घट रहा था, अब क्या होगा, टैन का वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि एंगल बढ़ रहा है। लेकिन चूँकि एंगल ऑब्ट्यूज है एक्चुअली फ्रॉम द मेजरमेंट फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वो क्या होगा, निगेटिव, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मान लीजिए 0 है, फिर सपोज कीजिए होगा -1, -2, -5, -10, -100, इस तरह से, ठीक है। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बढ़ेगा और विथ माइनस, ठीक। अब देखिए दूसरा टर्मिनोलॉजी होता है स्लोप के लिए। जैसे मान लीजिए कोई कर्व है, हर कर्व का कोई ना कुछ इक्वेशन होता है, लाइक ये है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे कांस्टेंट है, ये 4 यूनिट,
ये भी 4, ये भी 4, तो ये लिख देंगे y बराबर 4। तो ये इसका इक्वेशन हो गया। ये भी कुछ ना कुछ इसका इक्वेशन रहेगा, y बराबर mx प्लस c, इसका भी कुछ ना कुछ इक्वेशन होगा। ठीक है, तो मान लीजिए y जो है x का फंक्शन है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तब उसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, वो दे देगा उसका स्लोप। ठीक है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी कि y बराबर f(x), तो f डैश x को ही क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ द कर्व। एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं वेलोसिटी जो होता है भी, वो क्या होता है ds/dt, यानी कि जो x, ये s का जो एक्सप्रेशन होगा t के रेस्पेक्ट में, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो दे देगा स्लोप, और जिस पॉइंट पे निकालने के लिए बोलेगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स डाल देंगे। तो याद रखिएगा, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। सपोज कीजिए ये s है, ये टाइम है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम का फंक्शन है। ठीक है, ये कर्व है, देखिए यहाँ पर टेंजेंट है θ1, यहाँ पे θ2, यहाँ पे θ3, यानी कि यहाँ पे tan θ1, tan θ2, tan θ3। तो कन्फर्म है कि tan θ3 ज़्यादा होगा tan θ2 से, ज़्यादा होगा tan θ1 से, यानी कि स्लोप एट C विल बी मोर दैन स्लोप एट B विल बी मोर दैन स्लोप एट A, यानी कि वेलोसिटी एट C विल बी मोर दैन वेलोसिटी एट B विल बी मोर दैन वेलोसिटी एट A। यहाँ पर A पे पॉइंट जो है वो कर्व, वो यानी कि वो डिस्प्लेसमेंट रहा होगा t1 टाइम पे, t2 टाइम पे, t3 टाइम पे, यानी कि जैसे जैसे स्लोप बढ़ेगा, तो यहाँ पे स्लोप, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि v का वैल्यू है ds/dt। ठीक है, यानी कि इसी को बोलते हैं स्लोप। तो यहाँ पे स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को, तो चूँकि स्लोप बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी बढ़ेगा। दूसरा बात समझिएगा, मान लीजिए हर कर्व का मैंने बताया कि कुछ ना कुछ इक्वेशन होता है। सपोज कीजिए ये कोई कर्व है, y या फंक्शन ऑफ f(x), x1 कोऑर्डिनेट पे कर्व का पॉइंट P है, x2 कोऑर्डिनेट पे कर्व का पॉइंट Q है। तो जो कर्व x एक्सिस के साथ जो एरिया बनाता है उसका वैल्यू होता है उस इक्वेशन ऑफ द कर्व, उसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। तो हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक के बीच का एरिया निकालना है, तो लिमिट पुट कर देंगे एफसीसा x1 और फिर एफसीसा x2। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है जनरल, ये स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, ये इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस c। तो इसका जो m और c जो भी दिया रहेगा, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे x के रेस्पेक्ट में। हम लोग को यहाँ से यहाँ के बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच का एरिया निकालना है, तो लिमिट पुट कर देंगे x1 से x2। ठीक है, यानी कि अगर y दिया हुआ है x के रेस्पेक्ट में, तो y जो होगा वो अगर fx dx रहेगा फ्रॉम x1 टू x2, वो देगा एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व विद द x एक्सिस। अब समझिएगा, हम लोग जानते हैं s का वैल्यू होता है vdt। क्या होता है, vdt। तो वेलोसिटी और टाइम के बीच का जो कर्व का एरिया होगा, ठीक है, वो क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट। और एक बात और समझ लीजिए, अगर उसको सिमिलरली सिंपली जोड़ देंगे विदाउट कंसीडरिंग द साइन, तब देगा डिस्टेंस। और अगर अलजेब्रिकली जोड़ेंगे, यानी कि साइन को भी करेंगे कंसीडर, तब क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। समझिएगा, एक सिंपल सा एग्जांपल, मान लीजिए ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ये कर्व है स्ट्रेट लाइन। आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर जो है ये कर्व टाइम एक्सिस के ऊपर है, और यहाँ के बाद, इस टाइम के बाद कर्व जो है टाइम एक्सिस के नीचे है। तो ये एरिया क्या होगा, पॉजिटिव, और ये एरिया क्या होगा, निगेटिव। तो हम लोग जान गए हैं कि वीटी कर्व, यानी कि अगर ये एरिया निकालेंगे तो 0 से t1 टाइम के बीच का निकलेगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक, और जब ये एरिया निकालेंगे तो t1 और t टाइम के बीच में निकलेगा डिस्प्लेसमेंट। अगर केवल डिस्टेंस का बात करेगा तो इसको भी पॉजिटिव मानेंगे, इसको भी पॉजिटिव एरिया मानेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, निकल जाएगा टोटल डिस्टेंस। लेकिन अगर बोलेगा डिस्प्लेसमेंट मानने के लिए, तो इसको पॉजिटिव मानेंगे, इसको निगेटिव मानेंगे और जोड़ेंगे। अगर ये बड़ा होगा तो ओवरऑल जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा, अगर ये बड़ा होगा तो ओवरऑल नेट डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। इसको और बेहतर समझने के लिए समझिए कि बॉल के ऊपर फेंका गया तो कुछ ना कुछ इनिशियल स्पीड दिए होंगे, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा, इसलिए देखिए t1 टाइम पे वेलोसिटी 0 हो गया है। फिर नीचे गिरना शुरू करेगा
तो वेलोसिटी निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव मान है तो नीचे का डायरेक्शन निगेटिव मानेंगे, ठीक है। यहाँ पे पहुँचा टी टाइम के बाद। अब देखिए 0 से p के बीच में वो बॉल ऊपर जाएगा, ठीक, और फिर नीचे आएगा। तो अगर ऊपर का डिस्टेंस और नीचे का डिस्टेंस जोड़ दें तो निकल जाएगा टोटल डिस्टेंस, यानी कि ये एरिया प्लस ये एरिया, तो क्या निकल जाएगा डिस्टेंस। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इसको मानेंगे ऊपर का डिस्टेंस को पॉजिटिव, नीचे का डिस्टेंस को निगेटिव, तो अकॉर्डिंगली जोड़ देंगे। तो अगर डिस्टेंस निकालने बोलेगा अभी हम वो, तो क्या निकालेंगे, इसका एरिया तो हाफ v इंटू T1, क्योंकि अगर इसको ट्रायंगल मानते हैं तो कितना है परपेंडिकुलर v और टाइम कितना है T1, तो हाफ v T1। और ये डिस्टेंस कितना होगा, हाफ यहाँ से यहाँ तक t, यहाँ से यहाँ तक T1, तो ये कितना हो गया बेस t माइनस T1, और हाइट कितना है v डैश, सॉरी यहाँ पे v लिखा हुआ है तो हो जाएगा v, ठीक है। तो ये बेस और इंटू ये हाइट बाई 2। अगर जो बताया ना मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो हम लोग जानते हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी में ऊपर जाने का समय और नीचे आने का समय बराबर होता है, यानी कि जो जिस हाइट ये टाइम पे पहुंचेगा एट मैक्सिमम हाइट वो एग्जैक्टली टोटल टाइम का आधा होगा। तो अगर हम बोल दिए T1 बराबर T/2, तो डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि अब T1 और T माइनस T1 दोनों कितना हो जाएगा T/2, तो यहाँ पे कितना होगा वैल्यू हाफ इंटू v इंटू T/2, ये भी हो जाएगा हाफ इंटू v इंटू T/2, ओवरऑल कितना होगा v/2। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे तो अभी हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि T1 जो है, सॉरी T डैश T/2 नहीं है, तब अकॉर्डिंगली जोड़ देंगे। और अगर मोशन अंडर ग्रेविटी है, यानी कि T1 T डैश जो है वो आपका T/2 है, तब डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, हाफ v T2 माइनस हाफ v T2, ओवरऑल 0। क्यों, क्योंकि जितना डिस्टेंस ऊपर गया उतना डिस्टेंस नीचे आया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू। एक बात मैं बता देता हूँ आपको, कहीं कहीं गलती से मैंने इस एग्जाम्पल में T1 और T डैश को मिक्सअप कर दिया है, तो आप याद रखिएगा कि चाहे आप T1 देखिए या T डैश, समझिए कि वो सेम है, वो T डैश है। सी यू अगेन इन सम टाइम, थैंक यू।